हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का उन 3 भाग जो हमारे कंप्लीट हुए हैं, उनमें आवेश क्या होता है, आवेशों के प्रकार तथा आवेश किस कारण से वस्तु पर प्राप्त होता है, उन सब के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी से कंप्लीट किए हैं इनसे पहले वाले तीनों भाग। तो आप वहां से उनको कंप्लीट कीजिए और रेगुलर आप बने रहिए और रेगुलर कंप्लीट कीजिए अपने सिलेबस को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास में विद्युत दर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप, या इसको स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी भी कह सकते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी यहां पर हमारे पास में आ जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि इसमें कुछ स्वर्ण पत्रों का उपयोग किया जाएगा, इस कारण से इसे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी भी कहते हैं। क्या है, क्या काम आता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए आज की क्लास में। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो विद्युत दर्शी जो है वह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन किया जाता है, यानी आवेश का डिटेक्शन जिसके द्वारा किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि जिसके द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि वह वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, तो उस उपकरण को बोला जाता है विद्युत दर्शी। तो क्या परिभाषा हुई, समझ लेते हैं एक बार पुनः। विद्युत दर्शी वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, उसे हम विद्युत दर्शी कहते हैं। इस विद्युत दर्शी में 2 स्वर्ण पत्रों का यानी बिल्कुल हल्की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। एक तरह से हम बात करते हैं स्वर्ण वर्क की तरह, यानी जैसे मिठाई के ऊपर जो वर्क लगे हुए होते हैं सिल्वर के यानी चांदी के, ऐसे ही स्वर्ण पत्रों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और इस कारण से इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये धातु हमारे पास कॉस्टली होती है, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा इसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के भी वर्क या एल्यूमिनियम की पत्तियां भी काम में ले सकते हैं। उपकरण जो है वो किस प्रकार से पता लगाता है कि किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं है, क्या इसका प्रोसेस होगा, वह सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो हम देख लेते हैं इस उपकरण की संरचना और इसका प्रोसेस। आज का हमारे पास यही टॉपिक रहेगा कि विद्युत दर्शी क्या होता है, उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से पता लगता है कि आवेश किसी वस्तु पर है अथवा नहीं है। तो यहां पर अब देख लेते हैं इसकी संरचना। तो इसकी संरचना में हम एक प्लास्टिक का जार या कांच का जार ले सकते हैं। ये जो संरचना हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं वो आप घर पर भी बनाकर चेक कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के लिए आप एक पेन भी ले सकते हैं और बालों से रगड़ सकते हैं कि उसके ऊपर आवेश है या नहीं, तो उसके ऊपर आवेश का मालूम भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और ये उपकरण जो है वो आप घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी संरचना में एक हमने ले लिया कांच का जार, एक ले लिया हमने कांच का जार, और यहां पर इसका ये हो गया कवर, ऊपर इसका ये हो जाता है मुंह। आप किसी भी प्रकार का कोई जार ले सकते हैं। यहां पर हमारे पास में लगा दिया एक कुचालक कॉर्क, एक कुचालक कॉर्क यहां पर लगा दिया, एक तरह से यहां पर इसका ढक्कन बोल सकते हैं। अब यहां पर इस कॉर्क से होती हुई एक धातु की छड़ को इसमें रखा जाता है, यानी इसमें से होती हुई एक धातु की छड़ प्रवेश कर दी जाती है। इससे पहले ही यहां पर एक धातु की छड़ को हमने इससे एंट्री करा दी है, इससे पहले। नेक्स्ट अब हमारे पास में ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ के ऊपर एक धातु की घुंडी और लगा दी जाती है। यहाँ पर ये धातु की ही घुंडी है और ये जो छड़ है वो खुद भी एक धातु की ही रोड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास में एक जार, जो कि कांच का भी ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले सकते हो। यहां पर हो गया ये आपके पास में एक धातु की छड़, धातु की छड़, इसको मैं दर्शा देता हूं आर से। धातु की जो छड़ है उसको दर्शा दिया आर से, ये जो जार है उसको दर्शा देते हैं हम जी से, और यहां पर ये एक धातु की एक घुंडी और बनी हुई है, या इसके ऊपर एक धातु का टुकड़ा और जुड़ा हुआ है।
अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी ये धातु की छड़ सिंगल भी रख सकते हैं। यहां पर हो गया ये धातु की घुंडी, जिसको दर्शा दिया एक तरह से के से। क्लियर है। अब हमारे पास में यहां पर इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से पर जिसकी बात करें स्वर्ण पत्र की, यानी 2 सोने की बिल्कुल पतली पत्तियां या स्वर्ण वर्क भी बोल सकते हैं। यहां पर एक पत्ती यहां पर इस साइड में लटका दी, एक पत्ती यहां पर लटका दी। ये है हमारे पास 2 स्वर्ण पत्तियां। क्लियर। यह हो जाती है हमारे पास विद्युतदर्शी की संरचना कंप्लीट, यानी यह विद्युतदर्शी वाला उपकरण हमारे कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार का उपकरण आप घर पर बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास में इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में है कि माना कि हमारे पास कांच का एक जार है या आप एक प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, जहां पर इसके मुंह के ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, जिसमें से होकर एक धातु की छड़ कैपिटल R इसमें लगी हुई है, जिसके नीचे वाले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगी हुई है, यानी पहले से ही पत्तियां लगाई जाती हैं। उसके बाद यहां पर इस कॉर्क में से होकर इस छड़ को बाहर निकाला जाता है इसके अंदर से, तथा यहां पर इस छड़ के सिरे पर एक धातु की घुंडी लगी रहती है। अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं, उससे पहले हम यहां पर 2 परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट है, एक परिभाषा है चालक की जो आप जानते भी हैं, और एक परिभाषा है विद्युत रोधी पदार्थ की, जिसे हम विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ भी कह सकते हैं। चालक और अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी जिनमें से आवेश का प्रवाह हो सकता है, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो सभी धातुएं जो होती हैं वो चालक होती हैं। तो चालक वस्तुओं के एक सिरे पर अगर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण भाग पर फैल जाता है, और अगर उसके स्पर्श में कोई दूसरी धातु होती है तो वह आवेश उसमें भी होकर गुजर जाएगा। ये हो गया हमारे पास चालक की परिभाषा। अचालक की परिभाषा इसके विपरीत होगी, जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, ये आपके अचालक पदार्थ होती हैं। इन पर जब आवेश होता है तो इनमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। इस कारण से जिस पॉइंट पर इनको आवेश दिया जाता है या जिस विधि के द्वारा इनमें आवेश वाला गुण उत्पन्न किया जाता है, वह आवेश उसी जगह पर बना रहता है। जबकि चालक वस्तुओं में आवेश किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त होता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण भाग पर फैल जाता है, क्योंकि आवेश का उसमें क्या होता है, प्रवाह होता है। तो हम यहाँ पर इनकी परिभाषाओं के उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है एक धातु की छड़। हमने लिया है यहाँ पर एक धातु की छड़। जो घुंडी हमने यहाँ पर ली है वो भी धातु की है। यहाँ पर जो हमने स्वर्ण पत्र लगाए हैं या एल्यूमिनियम की पत्तियां आप बारीक लगा सकते हैं तो वो भी धातु हैं। यहाँ पर सभी जो है वो धातु हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वस्तु पर आवेश किसी प्रक्रिया से आ जाता है तो वह आवेश इसमें से होता हुआ दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर वो चालक का काम करेंगे। अब यहां पर इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर अब यदि इस धातु की घुंडी के स्पर्श कराते हैं, यहां पर किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर यहां पर इस धातु की घुंडी के स्पर्श कराया गया है। यहां पर है ये कांच की छड़, कांच की छड़। अब हमें यहां पर ये जांच करनी है कि इस कांच की छड़ पर आवेश है अथवा नहीं है। तो उसके लिए हमें इस प्रयोग को समझना है। आप यहां पर ध्यान दीजिए, आवेश जो है वो घर्षण की प्रक्रिया से आता है तथा संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच सकता है, स्पर्श द्वारा। उसके लिए हमने एक भाग कंप्लीट किया था जिसमें प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ जो कि घर्षण की हुई थी, उनको जब किसी सरकंडे की गोलियों के स्पर्श कराया था तो उन सरकंडे की गोलियों में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया था। भाग 2 आप अवश्य देख लेना। यहाँ स्पर्श के द्वारा भी उन पर आवेश वाला गुण आ जाता है।
तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये कांच की छड़ आवेशित है अथवा नहीं है। तो उसकी जांच के लिए जैसे ही इस कांच की छड़ को इस घुंडी के स्पर्श कराया जाता है, उसी क्षण यहां पर ये जो स्वर्ण पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में हट जाती हैं। या मैं ये कहूं कि दोनों पत्तियों के मध्य कौन सा बल लगने लग जाता है? प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसी पॉइंट से ये सोचिए कि प्रतिकर्षण बल तो तभी लग सकता है जब वो वस्तुएं आवेशित होती हैं। तो इन पत्तियों में प्रतिकर्षण बल लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पत्तियों पर आवेश है, तभी उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग सकता है। और आवेश की सही जांच अगर आपको करनी है तो आप प्रतिकर्षण बल से ही कर सकते हैं, आकर्षण बल से नहीं कर सकते, क्योंकि एक वस्तु आवेशित ले सकते हैं और एक वस्तु अनावेशित ले सकते हैं, तो भी इनके मध्य आकर्षण बल लग जाता है। जैसे पेन को मिट्टी के कणों के पास ले जाते हैं रगड़ने के पश्चात, तो मिट्टी के कण अनावेशित थे, पेन जो था वो आवेशित था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आकर्षण बल लग जाता है। तो वहां पर हम आकर्षण के द्वारा परफेक्ट जांच नहीं कर सकते कि वहां पर आवेश है अथवा नहीं। जांच कौन से बल के द्वारा कर सकते हैं? प्रतिकर्षण बल से। यहां पर हमारे को ये पता चला कि ये पत्तियां जो हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं। दूर तो तभी हट सकती हैं जब इन पत्तियों पर भी आवेश था, और पत्तियों पर आवेश भी किस प्रकार का था? समान प्रकृति का आवेश था, क्योंकि प्रतिकर्षण बल तो तभी ही लगेगा जब वहां पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होता है। लेकिन जब इसको स्पर्श नहीं कराया था उस समय तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर नहीं हट रही थी। जब इसको स्पर्श कराया तब ही ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हटती हैं। ये प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जैसे ही हमने इस कांच की रगड़ी हुई छड़ को इसके स्पर्श कराया तो इस कांच की छड़ का जो आवेश होता है, जो हम जानते हैं कि इसके ऊपर धनावेश होता है, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और रेशम के कपड़े पर पहुंचते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि ही तो क्या होती है? आवेश होती है। जैसे ही स्पर्श कराया तो इसका आवेश इस धातु की छड़ पर आएगा स्पर्श के द्वारा, और जैसे ही इस धातु की गुंडी पर आवेश पहुंचेगा तो ये आवेश इस धातु की छड़ में से होता हुआ इन पत्तियों में पहुंच जाता है, क्योंकि ये धातु की गुंडी, धातु की छड़ जो है वो क्या थी? चालक थी, और चालक में आवेश का प्रवाह हो जाता है। तो यहां इस छड़ से आवेश स्पर्श के द्वारा इस गुंडी तक पहुंचता है, और फिर धातु से होता हुआ आवेश आगे पहुंचता है, और यहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो कुछ आवेश यहां पर आएगा, कुछ आवेश इस पत्ती में आएगा, और दोनों पत्तियों पर आवेश कैसा होगा? समान ही होगा, क्योंकि ऊपर से आवेश तो सेम ही आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ उनका बंटवारा हुआ है, और समान प्रकृति का आवेश होने के कारण इन पत्तियों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो सारांश ये है कि जैसे ही इन पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है, पत्तियां एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस छड़ को इसके संपर्क में लाया गया था वो छड़ जो थी वो आवेशित थी। इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियों के फैलाव से ये क्लियर होगा कि पास में लाई गई छड़ जो है वो आवेशित है अथवा नहीं है। अगर इन पत्तियों में कोई फैलाव नहीं होता है तो जिस छड़ को इसके संपर्क में लाया गया था उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। तो उस वस्तु पर आवेश होने के लिए आपको क्या चेक करना है? इन पत्तियों में फैलाव चेक करना है। अगर पत्तियां दूर हटती हैं तो पक्का हो जाता है कि लाई गई जो छड़ थी या जो वस्तु थी उस पर आवेश मौजूद था या वो वस्तु आवेशित थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कांच की छड़ न लेकर इसकी जगह प्लास्टिक की छड़ ली जाती है, जिसको कि ऊनी वस्त्र से या बिल्ली की समूर से रगड़ के यहाँ पर इसके संपर्क में लाया जाता है, तब भी इसके जैसे संपर्क में आएगी ये वस्तु तो यहाँ से आवेश इस गुंडी में पहुंचेगा, इस छड़ से होता हुआ वापस इन पत्तियों में जाएगा। दोनों पत्तियों पर एक जैसा ही होगा, क्योंकि ऊपर से आवेश तो एक ही प्रकार का आ रहा है। दोनों पत्तियों में सेम आवेश होगा, वापस पत्तियों में क्या आएगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर वापस ये क्लियर होता है कि इस प्लास्टिक की छड़ के ऊपर भी आवेश मौजूद था, और प्लास्टिक की छड़ पर आवेश कैसा होता है? माइनस का आवेश होता है।
यहां पर इस उपकरण के द्वारा हमें यह पता चल गया कि जिस वस्तु को इसके संपर्क में लाया गया है उसके ऊपर आवेश है अथवा नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। साथ में अब अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर आवेश की प्रकृति भी जांचनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं अभी से आगे। ये इस उपकरण का फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट प्रोसेस में दोनों पत्तियों का फैलाव होना जरूरी है। अब सेकंड प्रोसेस इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हमने माना कि इसके संपर्क में कांच की छड़ लेकर आए थे। फर्स्ट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोसेस में हम इसके संपर्क में कांच की छड़ लेकर आए थे। तो अब आप ये बताइए कि इस विद्युत दर्शी पर जो आवेश आया है, क्योंकि यहां पर भी आवेश फैल चुका है, तो जब इस विद्युत दर्शी पर जो आवेश आया है उसके ऊपर जो आवेश होगा वो किस प्रकार का होगा, धनात्मक आवेश आएगा। और हम इस कांच की छड़ को यहां से हटा देते हैं। तो जैसे ही कांच की छड़ को हम यहां पर हटाते हैं तो इस पत्तियों में और इनमें तो आवेश बरकरार है, यानी यहां पर तो आवेश की मात्रा अभी मौजूद है। हमने छड़ को हटाया है लेकिन यहां पर अभी तक इनमें आवेश मौजूद है। तो किस प्रकार का आवेश मौजूद है, धनात्मक आवेश मौजूद है। अब सेकंड प्रोसेस में हम यहां पर किसी दूसरी वस्तु को इसके संपर्क में लेकर आते हैं और उसके ऊपर आवेश कौन सी प्रकृति का है ये हमें पता नहीं है और आवेशित है अथवा नहीं ये भी पता नहीं है। अब सपोज कीजिए इस छड़ को हम इसके संपर्क में लेकर आते हैं। पहले इसके ऊपर कौन सा आवेश मौजूद है, पहले से धनात्मक आवेश है। अब इस छड़ को जब हम इसके संपर्क में लेकर आए हैं और जैसे ही संपर्क में ले आएंगे तो इसका कुछ आवेश जो होगा वो इसके टच होगा, अगर ये आवेशित है तो। जैसे इसमें आवेश आएगा वो आवेश होता हुआ इसमें आएगा और ये पत्तियां जो हैं अगर इसमें आवेश होगा तो ये पत्तियां दूर भी हट सकती हैं और नजदीक भी आ सकती हैं। फर्स्ट प्रोसेस में तो पत्तियों में फैलाव ही होगा, सेकंड प्रोसेस में पत्तियों में फैलाव भी हो सकता है और पत्तियां नजदीक भी आ सकती हैं। कैसे, इसको संपर्क में लाने के बाद ये पत्तियां और तेजी से फैलती हैं। दूसरे राउंड में जब इस छड़ को लाया तो यहां पर पत्तियां और स्पीड से फैलती हैं। तो और स्पीड से अगर फैलेंगी इसका मतलब क्या हुआ, पहले से जो धनावेश उन पत्तियों पर मौजूद था अब उस छड़ को लाने पर उस पत्तियों पर आवेश की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो भी कैसे चार्ज की, धनावेश वाली। तो अगर इन पत्तियों में और ज्यादा फैलाव आता है इसका मतलब ये हुआ कि इन पत्तियों पर अब धनावेश की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि। और धनावेश की मात्रा में वृद्धि तभी हो सकती है जब ये छड़ किसकी होगी, धनात्मक आवेश की होगी। जब ये धनात्मक आवेश की आवेशित होगी तभी तो यहाँ पर धनावेश आएगा, वो धनावेश यहाँ पर आएगा। पहले से ही मान लीजिए कुछ धनावेश मौजूद था तो अब ये एक्स्ट्रा धनावेश और आएगा। आवेश की मात्रा जब बढ़ेगी तो वहां पर प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा, क्योंकि वैद्युत बल जो लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह आवेश की मात्रा और दूरी पर निर्भर होता है। उसका फॉर्मूला हम आगे अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियमानुसार ये फॉर्मूला होता है जो हम आगे अध्ययन करेंगे, जो दूरी पर निर्भर होता है और आवेश की मात्रा पर। आवेश को दर्शाएंगे हम Q से, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अगर अब इन पत्तियों में और ज्यादा फैलाव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस छड़ को आप यहां इसके संपर्क में लेकर आए थे उस छड़ पर और इस विद्युत दर्शी पर आवेश समान प्रकृति का होता है। प्रारंभ में हो सकता है कि यहां पर इन पत्तियों पर ऋणात्मक आवेश हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप किसी प्लास्टिक की छड़ को जब संपर्क में लाओगे तो यहां पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। अब सेकंड राउंड में अगर आपने यहाँ पर कोई छड़ ली है और इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब अब आपकी जो छड़ लेकर आए हो वो कैसी होगी, ऋणात्मक आवेश वाली होगी। अगर इन पत्तियों में फैलाव ज्यादा है तो उसका अर्थ ये हुआ कि उस छड़ पर जो आवेश है वो इस विद्युत दर्शी की प्रकृति के समान ही है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं इसके पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड जब हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो जिस छड़ को अब की बार इसके संपर्क में लेके आए हैं और संपर्क में लाने पर अगर इन पत्तियों में सिकुड़न होती है, यानी ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट में हमारे पास में ये विद्युत दर्शी है, वह किस प्रकार की है, धनात्मक आवेश से आवेशित है। अब यदि इन पत्तियों में सिकुड़न होती है यानी पत्तियों में आकर्षण होता है, तो आकर्षण कब होगा, जब यहां पर आपकी जो छड़ थी वो ऋणात्मक आवेश से आवेशित थी।
अगर इन पत्तियों में कोई भी हलचल नहीं होती है सेकंड राउंड में भी, तो वहां से तो स्पष्ट ये हो गया कि उन छड़ों पर कोई आवेश नहीं है। अगर पत्तियां दूर जा रही हैं तो विद्युतदर्शी के समान प्रकृति का आवेश है। अगर पत्तियां नजदीक आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छड़ थी वो किस प्रकृति की थी, उस विद्युतदर्शी के विपरीत प्रकृति की थी। तो यहां से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट प्रक्रिया में दोनों पत्तियां अगर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, दोनों पत्तियां अगर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, तो उससे ये स्पष्ट है कि विद्युतदर्शी के संपर्क में जिस छड़ को या जिस वस्तु को लाया गया था वह वस्तु आवेशित होती है, वह वस्तु आवेशित होती है फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण की अगर हम बात करते हैं, किसी वस्तु को जब इसके संपर्क में लाते हैं तो अब यदि ये पत्तियां और स्पीड से प्रतिकर्षित होती हैं, यानी और ज्यादा बल से प्रतिकर्षित होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस छड़ पर या उस वस्तु पर जो अब आवेश है वह आवेश इस विद्युतदर्शी वाले आवेश के समान प्रकृति का ही है। क्योंकि फर्स्ट प्रक्रिया के बाद छड़ को हम हटा लेते हैं तो इन पत्तियों पर तो आवेश बना ही रहेगा, तो सेम इनमें जो आवेश है वही आवेश इस छड़ में होगा अगर वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि इन पत्तियों में आकर्षण बल लगता है, यानी पत्तियां अगर नजदीक आती हैं, तो उससे ये स्पष्ट होता है, अगर पत्तियां आकर्षित होती हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि जिस छड़ को आपने इसके संपर्क में लाए थे उस छड़ पर या उस वस्तु पर जो आवेश है वह आवेश इस विद्युतदर्शी वाले आवेश के विपरीत प्रकृति का है। अगर इन पत्तियों पर पहले से धनात्मक आवेश है तो इस वस्तु पर आवेश जो होगा वह कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर आवेश कैसा होगा, प्लस का होगा। तो ये हो जाता है हमारे पास इस विद्युतदर्शी की संरचना कंप्लीट और इसका प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम इस उपकरण के द्वारा जांच कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं है, तथा सेकंड प्रक्रिया अपनाकर हम ये जांच कर सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश कौन सी प्रकृति का है तथा आवेश है अथवा नहीं, इसकी भी जांच कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास आज का टॉपिक विद्युतदर्शी, यानी विद्युत को देखने वाला एक उपकरण या उसकी जांच करने वाला उपकरण। तो क्या परिभाषा हुई, विद्युतदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, उसे कहा जाता है विद्युतदर्शी, या इससे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्वर्ण पत्तियों का उपयोग किया जाता है। कॉस्टली होने के कारण आप यहाँ पर एल्यूमिनियम की वर्क भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में आज का टॉपिक कंप्लीट कि विद्युतदर्शी होता क्या है जिसके द्वारा हम आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक कंप्लीट है, डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं, थ्योरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो आपकी कंप्लीट क्लियर हो रहा है तो अन्य दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी वस्तु पर जो आवेशन की प्रक्रिया होती है, आवेश वाला जो गुणधर्म वस्तु प्राप्त करती है, तो वह आवेश किसी वस्तु पर कौन कौन सी विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सीधा सा अर्थ है आवेशन की विधियां, वो देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में।